वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन, जिसका कोड है MGT 504। इसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इसमें मैंने आपको तमाम MCQs प्रोवाइड किए हैं फ्रॉम लेक्चर 19 टू 45 प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। स्टूडेंट्स, ये सारे MCQs जो आपके बने हुए हैं ये मैंने आपके हैंडआउट्स में से बनाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, जितने भी हैंडआउट्स थे ना आपके हैंडआउट्स में लेक्चर 19 से लेके लेक्चर नंबर 45 तक तमाम ही जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमने उनको एक समराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए इजी बना दिया है ताकि आपकी अच्छे से बेस्ट वे में प्रिपरेशन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। हमारा पहला लेक्चर है 19। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी नॉलेज मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी गोल क्या होता है? तो याद रखना कि नॉलेज मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो गोल है वो होता है सपोर्ट एफर्ट्स टू मैनेज एंड लीवरेज ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें, नॉलेज मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट नॉलेज इज इफेक्टिवली क्रिएटेड, शेयर्ड एंड यूटिलाइज्ड टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, सो आपने बस यही याद रखना है कि इसकी एफर्ट क्या होती है कि ये मैनेज करे और लेवरेज करे ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज। इनमें से कौन सी एक्सप्लिसिट नॉलेज की खसूसियत नहीं है? इट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी तीनों ही इंक्लूड है। सो टेक्सिट नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। जो टेक्सिट नॉलेज है वो इंट्यूशन के बेस पे होता है और एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। दूसरी तरफ एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट डिस्टिंग्विश नॉलेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन। नॉलेज को इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग क्या फर्क बता सकते हैं? नॉलेज इंक्लूड्स ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज में ह्यूमन की इंटरप्रिटेशन और एक्सपीरियंस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन ह्यूमंस की तरफ से प्रोवाइडेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है लेक्चर नंबर 20 में से, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के मेन एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू सस्टेन ऑपरेशंस एंड इनोवेटिव efficiently. Next up, which term refers to the increased explicitity and hierarchy in large organization? कौन सी term refer करेगी increased explicitity और hierarchy को? तो इसका correct answer होगा हमारे पास bureaucratization। ठीक है, so an organization grow the develop more rules, lawyers, act management and structured process is called the bureaucratization। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, वाई माइट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हैव एन एडवांटेजेस ओवर लार्जर वंस। जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास लार्जर की निस्बत क्यों ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं? तो याद रखना क्यों होते हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, जब आपके पास आपका बिजनेस शॉर्ट होता है तो आप उसमें जल्दी से फैसला कर पाते हो। सो स्मॉलर फर्म्स कैन अडेप्ट क्विकली टू मार्केट चेंजेस एंड हैव मोर फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 21 में से MCQs है, विच स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल फोकस ऑन इनोवेशन एंड सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल्स में कौन सी स्टेज फोकस करती है इनोवेशन और सर्वाइवल पे? तो वो एंटरप्रेन्योरल स्टेज होती है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरल स्टेज इज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, फोकसिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड गेनिंग मार्केट प्रेजेंस। What crisis typically arise at the कलेक्टिविटी स्टेज? ठीक है, कलेक्टिविटी स्टेज पे किस तरह के ज्यादातर क्राइसिस आते हैं? तो नीड ऑफ डेलीगेशन, इस तरह के आते हैं। तो इसमें आप जरा देख लें कि एज द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ स्ट्रॉन्गर लीडरशिप नीड्स टू डेलीगेट अथॉरिटी टू अवॉइड इनएफिशिएंसीज। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इलेबोरेशन स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इलेबोरेशन स्टेज यानी कि तफसील में जब आप किसी चीज को बयान करते हो तो उसका मेन फोकस क्या होता है? स्ट्रीमलाइनिंग एंड ब्यूरोक्रेसी रिडक्शन। The elaboration stage involves refining organizational structure and reducing unnecessary bureaucracy to stay efficient. लेक्चर नंबर 24 में से हमारा MCQs है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कल्चर के बीच का डिफरेंट रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रक्चर फ्लोज कल्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है कल्चर्स को, सो स्ट्रक्चर फॉलोज कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर as the value and belief of the organization determine how work is organized and managed। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हमारे पास
क्लीन कल्चर भी आता है, मार्केट कल्चर भी आता है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर भी आता है, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर इंक्लूड नहीं है. सो पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड organizational culture type. Rather than organization typically exhibit clean market, advocacy and hierarchy based cultures. What is the strong organizational culture characterized by? ठीक है कि strong organizational culture किस तरह characterized होते हैं? A high degree of agreement among employees. ठीक है, आपके employees के दरमियान high degree of agreement होना चाहिए. A strong culture has a cohesive set of values and beliefs shared across organization which leads to high employee commitment. नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है. व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इंकरेजमेंट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशंस. ठीक है, याद रखना कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी खसूसियात हैं? इंकरेजमेंट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशंस. तो ये सारी ही की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इंपॉर्टेंट है, तो इनका मेन डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. What is the biggest risk for organization that do not adapt their culture. ठीक है, organizations के पास कौन सा biggest risk होता है जिसमें वो culture को adapt नहीं कर सकती? Failing to keep up with environment changes. ठीक है, so if an organization culture becomes rigid and fails to evolve, it may struggle to compete and adapt to external changes. Next, which of the following is an example of organizations that successfully build a learning culture. इनमें से कौन सी example organizations की है जो कि successfully बनाती है learning culture को? A firm that promotes innovation and knowledge sharing. ठीक है, एक ऐसी firm जो कि promote करती है innovations को और knowledge share को, तो ये किसकी example आएगी? learning culture की. So companies that prioritize knowledge sharing, teamwork and adaptation to new trends effectively create a learning culture. ये इसकी हमारे पास definition आ गई है. Next हमारे पास lecture number 26 है. What is the primary purpose of ethical values in an organization? Ethical values का primary purpose क्या है organization में? So must remember this to guide employee behavior and decision making. ठीक है कि वो guide करें employees को behavior और decision making के वक्त. Ethical values help employees and management make morally sound decisions beyond just legal compliance. Next, which of the following is an example of ethical dilemma. ठीक है, सो एथिकल डिलेमिया के हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा? फेसिंग अ सिचुएशन. एथिकल डिलेमिया फेस करता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अल्टरनेटिव हैज द पोटेंशियल एथिकल इशू. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज कॉर्पोरेट कल्चर इम्पैक्ट एथिकल बिहेवियर. कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह एथिकल बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है? इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस हाउ एम्प्लॉय मेक्स डिसीजंस. ठीक है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि एम्प्लॉयज किस तरह डिसीजंस बनाते हैं. अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर एम्बेड्स एथिकल वैल्यू दैट गाइड एम्प्लॉयज बिहेवियर. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 27. इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. व्हाई इज चेंज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चेंज क्यों जरूरी होता है? टू मेंटेन कम्पिटिटिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी. ठीक है कि आपकी कम्पिटिटिवनेस और अडेप्टेबिलिटी दोनों ही चीजें मेंटेन रहें. सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इवॉल्व टू रिमेन कम्पिटिटिव इन एन डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, कम्पिटिटिवनेस तो डेफिनेटली होती है. उसके बाद व्हाट विच इज द मेजर बैरियर ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन. चेंज ऑर्गेनाइजेशन चेंज का जो मेजर बैरियर है वो क्या होता है? एम्प्लॉय रेजिस्टेंस. ठीक है, याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मेजर बैरियर है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस. So employee often resist change due to uncertainty for lack of understanding. What roles does ethics play in organizational changes? So ethic जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में क्या रोल प्ले करते हैं? सो इट इंश्योर दैट चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड फेयरली. ठीक है, सो एथिक्स का क्या मकसद है कि वो ये देख रहे होते हैं कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो फेयरली इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 28. विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन में बिगेस्ट सबसे बड़ा ड्राइवर कौन होता है? अ कल्चर, एक ऐसा कल्चर जो सपोर्ट करे एक्सपेरिमेंशन एंड लर्निंग को. ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग को. सो कंपनीज दैट इनकरेज क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग फोस्टर इनोवेशन. यहाँ से ये आपका एमसीक्यूज बन के आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड इनोवेशन. चेंज और इनोवेशन के बीच का डिफरेंस आपको मस्ट भी पता होना चाहिए. सो इनोवेशन इज अबाउट न्यू आइडियाज. ठीक है, इनोवेशन में क्या करते हैं कि आप लोग नए आइडियाज देखते हैं, जबकि चेंज क्या है? इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिहेवियर. चेंजिंग मतलब कि बिहेवियर चेंज हो रहा है, लोगों का वे ऑफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करते हो कि आप
जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स में भी चेंजिंग कर देते हो, ठीक है, लेकिन इनोवेशन नए आइडियाज को कहते हैं। सो चेंज रेफर्स टू अडॉप्टिंग न्यू बिहेवियर्स व्हाइल इनोवेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। अगर इफ इन केस किसी स्टूडेंट का सब्जेक्टिव पार्ट भी है, मोस्टली स्टूडेंट्स के जस्ट एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है तो उनके लिए ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वट विच टाइप ऑफ चेंजेस इज मोस्ट डिस डिसरप्टिव, ठीक है। सो यहाँ पर डिसरप्टिव कौन सी होगी चेंजेस? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन्वॉल्व करती है कंप्लीट शिफ्ट इन स्ट्रेटजी, कल्चर एंड ऑपरेशंस। आई एम सॉरी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास लेक्चर नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की टाइप नहीं है? याद रखना, एम्प्लॉय वेकेशन पॉलिसीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज में डेफिनेटली एम्प्लॉयज की वेकेशंस का कोई तल्लुक नहीं होगा। सो वेकेशन पॉलिसीज आर दी HR रिलेटेड बेनिफिट, नॉट अ फंडामेंटल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। विच टाइप ऑफ चेंज फोकस ऑन मॉडिफाइंग दी ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यू एंड नॉर्म्स? कौन सी जो चेंज है वो देख रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू और नॉर्म्स के ऊपर? सो कल्चर चेंज, ठीक है। कल्चर चेंज इम्पैक्ट्स द वे ऑफ एम्प्लॉयज थिंक, बिहेव एंड इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज इज ट्रू? सो टेक्नोलॉजिकल चेंज के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। डेफिनेटली कंसेप्चुअल बेस पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फ्रॉम लेक्चर नंबर 30, इनोवेशन एंड चेंज इम्प्लीमेंटेशन। वट इज द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज, ठीक है। चेंज को इम्प्लीमेंट करते हुए फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंज। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको किस किस्म के चेंज की जरूरत है। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बिफोर मेकिंग चेंज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई द नीड एंड जस्टिफाई व्हाई चेंज इज नेसेसरी। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर फेलियर इन चेंज इम्प्लीमेंटेशन? चेंज करते वक्त आपके जो फेलियर होने के चांसेस है उसमें मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है? लेक टू टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है, कि आपके पास टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट ना हो तो आप चेंज करते वक्त फेलियर हो सकते हो। विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बैकिंग चेंज इनिशिएटिव्स ऑफन फेल। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन? किस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर कर सकती है कि उसका चेंज बिल्कुल परफेक्ट है? बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। स्टेक होल्डर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो स्टेक होल्डर्स का होना भी जरूरी है। Engaging employees in the change process, increasing acceptance and reduce resistance, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉयज को एंगेज रखा हुआ है तो चेंज क्या होगा? आपके चेंज में इंक्रीज होगी, एक्सेप्टेंस को काबिल कबूल होगा और रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी। सो नाउ हियर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 31। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल हेल्पर 0711। दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट्स की फाइनल और मिड की प्रिपरेशन प्रोवाइडेड है, आल्सो असाइनमेंट क्विजेस और जीडीबी के सॉल्यूशंस भी, ठीक है। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 31, व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ द सक्सेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए सबसे की फैक्टर हमारे पास क्या है? तो याद रखना, अलाइनमेंट विद कस्टमर्स नीड्स, ठीक है। ये कस्टमर की नीड्स के साथ अलाइन कर रहा हो तो ये की फैक्टर ही डेफिनेटली होगा, तभी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। नेक्स्ट है विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोडक्ट फेलियर? कौन सी स्ट्रेटेजी लगा के आप रिड्यूस कर सकते हो प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस को? सो कंडक्टिंग एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? हमारे पास मार्केट रिसर्च इंश्योर करती है प्रोडक्ट अलाइंस विद डिमांड एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, मोस्ट सेंसिटिव मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी होगी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? कंसेप्ट टेस्टिंग, ठीक है। सो याद रखना कि जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है तो उसकी क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? कंसेप्ट टेस्टिंग। Concept testing evaluates the product that idea before investing in development and marketing. So here we are on lecture number 32 now. Which leadership style is most effective for managing changes? Changes को मैनेज करते वक्त कौन सी लीडरशिप मोस्ट इफेक्टिव होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। डेफिनेटली आप जब चेंज कर रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की ही जरूरत होगी। ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स करती क्या है? इंस्पायर करती है एम्प्लॉयज को टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट दी चेंज। What is the biggest barrier to change in an organization? ठीक है, अगेन हमारे पास एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते वक्त बिगेस्ट बैरियर क्या होता है? एम्प्लॉय की रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयज ऑफन रेजिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ द अननोन एंड दिस रेपुटेशन ऑफ रूटीननेस।
नेक्स्ट है व्हाट इज द की स्टेप इन सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें हमारे पास इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द चेंज प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है डिसीजन मेकिंग इन टूडेज इन्वायरमेंट। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन डिसीजन मेकिंग टूडेज इन्वायरमेंट। ठीक है, आप जब भी आज की इन्वायरमेंट में चेंज डिसीजन जो है वो कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है, एक्सेसिव एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है कि आपके पास इंफॉर्मेशन की अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन टू मच इंफॉर्मेशन कैन लीड टू डिसीजन पैरालाइज मेकिंग इट हार्ड टू आइडेंटिफाई की इनसाइट्स। ठीक है, सो एक लिमिट तक रहना ही सुटेबल होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस में याद रखना कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप ब्रिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देता है। डेफिनेटली जब ज्यादा लोग होंगे तो सबके दिमाग चलेंगे, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड वेल राउंडेड डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है which decision making model assume that managers have complete information। कौन सी decision making model जो है वो ये assume कर रहा होता है कि मैनेजर के पास complete information है। सो रेशनल मॉडल इसके साथ बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द रेशनल मॉडल। यहाँ पे हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, सो रेशनल मॉडल एज्यूम करता है मैनेजर्स मेक लॉजिकल एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। Here we are on lecture number 34 individuals decision making। What is the first step of rational decision making। जब भी कोई आप rational decision कर रहे होते तो उसका पहला step क्या होता है, defining the problem। problem को define करो। Clearly defining the problem helps ensure the right solution is identified। Next है which decision making approach consider time and resources constraints। ठीक है, ये कौन सी decision making approach consider कर रही होती है time और resources constraints को। So bounded rationally model। बाउंडेड रेशनली मॉडल क्या करता है कि आस्क नॉलेज दैट डिसीजन मेकिंग ऑपरेट विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग। सो इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग के हमारे पास डिसएडवांटेजेस में याद रखना, इट लेक्स लॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें लॉजिकल एनालिसिस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 35 विच डिसीजन मेकिंग मॉडल इन्वॉल्व। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फ्रॉम लेक्चर नंबर 35 विच डिसीजन मेकिंग मॉडल इन्वॉल्व करता है मल्टीपल मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स को। ऐसा कौन सा डिसीजन मॉडल है जिसके अंदर मल्टीपल मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो मस्ट रिमेंबर दिस, ये होता है हमारे पास कानगी मॉडल। इसमें क्या होता है कि कानगी मॉडल्स हाईलाइट डिसीजन मेकिंग थ्रू coalitions and negotiations among managers। What is the main weakness of the garbage can model। garbage can model की main weakness क्या थी, it considered decision making to be chaotic and unstructured। The garbage can model suggests decisions are made randomly due to unclear process and problem solving dynamics। What is the key characteristic of incremental decision process model। ठीक है, incremental decision प्रोसेस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसमें हमारे पास हैं जी डिसीजंस आर मेड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल में याद रखना कि डिसीजंस मेड बाय स्टेप बनाए जाते हैं। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल मॉडल एम्फसाइज करता है ग्रेजुअल डिसीजंस मेकिंग, रिफाइनिंग कोहेसिव ओवर टाइम, चॉइसेस ओवर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 36 व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्नेगी मॉडल ऑफ डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, सो कार्नेगी मॉडल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय कोलेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्नेगी मॉडल हमें सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजंस बनाती है किसके थ्रू, कोलेशंस के थ्रू of managers emphasize and negotiations and satisfying instead of completely rationally। उसके बाद व्हाट आर दी मैनेजर्स फ्रॉम कोलेशंस इन दी कानगी मॉडल्स। ठीक है, मैनेजर्स जो है वो कानगी मॉडल्स के अंदर करते क्या है, व्हाई डू मैनेजर्स फ्रॉम कोलेशंस, कोलेशंस कानगी मॉडल में क्यों करते हैं, टू रिजोल्व, ताकि रिजोल्व कर सकें गोल एम्बिजिटी एंड शेयर कर सकें डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सेटिस्फाइंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में सेटिस्फाइंग का क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेंस अ सोल्यूशन दैट इज गुड इनफ। ठीक है, मतलब कि आप सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 37 इंक्रीमेंटल डिसीजन प्रोसेस मॉडल। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द इंक्रीमेंटल डिसीजन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, जो हमारे पास इंक्रीमेंटल डिसीजन मॉडल है उसका मेन आइडिया क्या था, तो इसमें हमारे पास है डिसीजन इवॉल्व हो किसके जरिए, स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम। दिस मॉडल सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस ग्रेजुअली, ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजंस बनाए वो ग्रेजुअली बनाए, रिफाइन करे चॉइसेस को अलोंग विद द वे थ्रू स्मॉल एडजस्टमेंट्स। व्हाट इज द डिसीजन इंट्रैप्ड इन द इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है कि आपके जो डिसीजंस इंक्रीमेंटल
मॉडल में हैं वो इंट्रैप्ट क्यों होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए अ मेजर चेंज दैट स्टॉप्स डिसीजन मेकिंग, एक अचानक से आने वाला मेजर चेंज जो कि डिसीजन मेकिंग को स्टॉप कर दे, तो ये इंट्रैप्ट करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एक। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। सो अ डिसीजन इंट्रैप्ट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर करती है अ बैरियर दैट फोर्स इट टू रिविस्ट एंड रीथिंक इट्स प्रीवियस डिसीजंस। ठीक है, कि इसको कहती है कि अपने प्रीवियस डिसीजंस के ऊपर फोकस करो, तो ये एक इंटरप्शन आ जाती है। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस यूज इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग, ये जो इंक्रीमेंटल डिसीजन है इसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज क्यों करती हैं, ताकि रिड्यूस कर सके अनसर्टेनिटी को। ठीक है, बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन कैन टेस्ट स्ट्रेटजीज, स्मॉल स्टेप लेने से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं नीड को, और अवॉइड कर सकती हैं लार्ज रिस्क को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है गार्बेज कैन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो गार्बेज कैन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या एम्फसाइज करता है, अ कोहेटिक प्रोसेस जहां पर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस और पार्टिसिपेंट्स मिक्स हो जाते हैं रैंडमली। These models suggest that decision making in the organization is often disorganized। ठीक है, इसमें क्या होता है याद रखना कि disorganized किस में होता है, garbage can मॉडल में। ठीक है, with problem solutions and decision making coming together unpredictably। नेक्स्ट है हमारे पास इन दी गार्बेज कैन मॉडल डिसीजन रिजल्ट्स फ्रॉम, गार्बेज कैन मॉडल में डिसीजंस का क्या रिजल्ट होता है, द इंटरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड पार्टिसिपेंट्स एंड चॉइस अपॉर्चुनिटीज। द मॉडल डिस्क्राइब्स डिसीजन मेकिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है मल्टीपल रैंडम फैक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली यूज द गार्बेज कैन मॉडल, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को यूज करती हैं। सो गार्बेज कैन मॉडल को इस्तेमाल करती है ऑर्गेनाइजेशन विद अनक्लियर गोल्स एंड हाई अनसर्टेनिटी। ठीक है, उनके पास हाई अनसर्टेनिटी होती है और अनक्लियर गोल्स होते हैं, तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं गार्बेज कैन मॉडल का। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, ये किस वजह से होती है, मेजर कॉज क्या है इसका। सो गोल अनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, सो एक गोल की अनकॉम्पेटिबिलिटी काज करती है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, किस तरह तनाज़े को ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज कर सकती हैं अच्छे तरीके से, बाय इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करके अलाउ करती है कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज टू एक्सप्रेस कंसर्न्स एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। विच पावर सोर्स इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, कौन सा पावर सोर्स है जो इंडिविजुअल के एक्सपर्टीज और नॉलेज के ऊपर है, तो एक्सपर्ट पावर है। ठीक है, expert power derived from processing specialized knowledge or skills that others respect। So here we are on lecture number 40, हमारे last 5 lectures रह गए हैं। Which type of power comes from individual's position in the organization, किस तरह की power जो है वो individual की positions के ऊपर आती है, तो ये वाली पावर आती है लेजिटिमेट पावर। ठीक है, लेजिटिमेट पावर इज बेस्ड ऑन पर्सन्स रोल। ठीक है, ये पावर पर्सन्स के रोल के ऊपर होती है या अथॉरिटी के ऊपर होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद होती है। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशंस पावर डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल पावर, ऑर्गेनाइजेशनल पावर और इंडिविजुअल पावर, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। ऑर्गेनाइजेशन पावर बेस्ड होती है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जबकि इंडिविजुअल पावर्स आती हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ठीक है, सो हियर ऑर्गेनाइजेशन हैव पावर थ्रू पॉलिसीज, रिसोर्सेज, हायरार्की, जहां पर बल्कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूज करते हैं एक्सपर्टीज, रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंसेस को। व्हाट इज कोरेसिव मॉडल। ठीक है, कोरेसिव मॉडल क्या है हमारे पास, ये पावर बेस्ड होता है ऑन फियर एंड पनिशमेंट। ठीक है, सो कोरेसिव मॉडल में याद रखना कि फियर और पनिशमेंट होती है। कोरेसिव मेथड रिलाइज ऑन थ्रेट्स पेंटाइल्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, कि आप जब भी अपने एम्प्लॉयज को बोलोगे कि आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपको कोई जुर्माना दिया जाएगा, तो ये वाला मॉडल किससे होगा, कौन सी ये पावर होती है, कोरेसिव पावर। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइमरी रीजन क्या होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर का, सियासी लेवल कब आता है, जब स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर अराइजेस व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स compute for influences। Which of the following is not the political tactic in organization, इनमें से कौन सी political tactic नहीं है organization के अंदर। So encouraging transfer
ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सो बिल्डिंग कोलेशंस, कंट्रीब्यूट, कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग आउटसाइड एक्सपर्ट, ये सारे ही पॉलिटिकल टैक्टिक होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को इंकरेजिंग करना ये इसमें इंक्लूड नहीं। सो ट्रांसपेरेंसी में रिड्यूस करती है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग को और अदर टैक्टिक्स कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंस डिसीजंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को मैनेज करने की बेस्ट इफेक्टिव क्या है, तो इसमें क्या है कि इंकरेज करें ओपन कॉमन कम्युनिकेशन एंड एथिकल रिलेशनशिप। ओपन कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग एथिकल रिलेशनशिप मिनिमाइज करता है नेगेटिव पॉलिटिकल बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 42 है, विच फैक्टर इज द बिगेस्ट ड्राइव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट कि ग्लोबलाइजेशन का बिगेस्ट ड्राइवर कौन सा फैक्टर है। एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी अलाउ करती है बिजनेस को टू ऑपरेट ग्लोबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कौन सा चेंज है। कल्चर एंड रेगुलेटरी डिफरेंसेस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में कल्चर और रेगुलेटरी डिफरेंसेस आने लगी हैं। कंपनीज मस्ट नेविगेट डिफरेंट कल्चर्स, लॉ एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। कंपनीज को मस्टली देखना चाहिए कल्चर्स को, लॉज को और बिजनेस के इन्वायरमेंट को। व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, ठीक है। सो एमएनसीज की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो याद रखना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। कि एमएनसीज का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, इनका रोल है दे कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एमएनसीज एक्सपेंड करती है मार्केट्स को, जॉब क्रिएट करती है और इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फ्रॉम लेक्चर नंबर 43, कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट सूटेड है ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। सो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर होगा जियोग्राफिक डिवीनियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जियोग्राफिक में हम लोग एज, जेंडर, स्ट्रक्चर सारा कुछ देख रहे होते हैं ना, सो यही इसके लिए बेस्ट सुटेबल होगी। उसके बाद है हमारे पास विच स्ट्रेटजी इस मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती है बैलेंस करने के लिए ग्लोबल इंटीग्रेशन और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को। सो ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजीज का क्या मतलब होता है कि एक ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी इंटीग्रेट होती है ग्लोबल एफिशिएंसी विद लोकल मार्केट कस्टमाइजेशन। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर की मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कम्प्लेक्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट देती है मैनेजर्स के दरमियान, ठीक है। सो याद रखना ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर्स की डिसएडवांटेजेस में आती है कि ये कम्प्लेक्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है मैनेजर्स के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 44, टॉवर्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी खसूसियत ऑर्गेनाइजेशन को सीखने के लिए जरूरी होती है। इंकरेजिंग कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेशन, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप का क्या स्ट्रक्चर होता है। इंकरेज इनोवेशंस एंड चेंजेस, ठीक है। ये इंकरेज कर रहे होते हैं इनोवेशंस और चेंज को। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंस्पायर change and foster culture of learning. Which of the following is not the feature of learning organization? इनमें से कौन सा learning organization का feature नहीं है। resistance to change, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेस चेंज rather than resist it। लेक्चर नंबर 45, कोर्स रिवीजन, ठीक है। लेक्चर नंबर 45 में आपके तमाम ही कोर्स की रिवीजन है। सो इसमें से दो ही एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मिले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रुप फोकस करती है अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओपन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इट इंटरेक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जी दैट्स इट, 45 लेक्चर्स मुकम्मल हो गए हैं। होप सो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने तमाम ही एमसीक्यूज इस पे फोकस रखना है, मस्टली याद रखने हैं तमाम एमसीक्यूज। इनमें जस्ट थोड़ी बहुत हो सकता है वर्डिंग चेंज हो, जब वर्ड्स थोड़े चेंज हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने एमसीक्यूज याद किए होंगे, तो आपके लिए ये हार्ड नहीं होगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, मस्ट सब्सक्राइब हेल्पर 0711, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।